आज का अपना टॉपिक है मुख्यमंत्री की शक्तियाँ। मुख्यमंत्री की शक्तियाँ पढ़ने से पहले दो अनुच्छेदों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 163 अनुच्छेद 163 क्या कहता है कि राज्यपाल को उसके कार्यों में सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। तो अनुच्छेद 163 कहता है, इसमें एक बात और जुड़ी हुई है कि राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियों को छोड़कर, ठीक है, तो यहाँ पर पहले ये बात जुड़ी हुई है कि राज्यपाल की कौन सी शक्तियाँ, स्वविवेकीय। तो राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियों को छोड़कर उसके कार्यों में सलाह देने के लिए क्या होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका मुखिया या जिसका प्रधान कौन होगा, मुख्यमंत्री। तो मंत्रिपरिषद में चलेगी किसकी, मुख्यमंत्री की। तो ये तो अनुच्छेद 163। दूसरा इसमें अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 164 कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा एवं उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। तो यहाँ पर बात हो रही है किसकी, मुख्यमंत्री की। तो अगर आपसे अनुच्छेद पूछा जाए कि मुख्यमंत्री पद से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 164। तो अनुच्छेद 164 कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। फिर मुख्यमंत्री को चुनने के बाद में मुख्यमंत्री सलाह देंगे किसको, राज्यपाल को। तो मुख्यमंत्री की सलाह से, ठीक है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी किसके माध्यम से की जाएगी, राज्यपाल के माध्यम से की जाएगी। अब इन दोनों अनुच्छेदों को पढ़ने के बाद में हम बात करते हैं किसकी, अपना जो टॉपिक है आज का, मुख्यमंत्री की शक्तियां और कार्य। तो इनको कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम पढ़ेंगे। सबसे पहला बिंदु हम लेते हैं सरकार का वास्तविक अध्यक्ष। कि मुख्यमंत्री के बारे में कहा गया है कि सरकार का वास्तविक अध्यक्ष होता है। मुख्यमंत्री किसका अध्यक्ष होता है, सरकार का। कैसा अध्यक्ष, वास्तविक
अध्यक्ष। इसके बारे में हमने पिछले कई वीडियो में पढ़ रखा है, थोड़ा सा वापस से हम देखें कि भारत में कौन से शासन को अपनाया गया है, संसदीय शासन को अपनाया गया है, जिसमें कार्यपालिका कितने भागों में बटी होती है, कार्यपालिका 2 भागों में बटी होती है। एक तो कौन सी, नामात्र की या संवैधानिक, और दूसरी वास्तविक। तो यहाँ पर संसदीय शासन में कार्यपालिका की हम बात करें तो कार्यपालिका कितने भागों में बटी होती है, 2 भागों में बटी होती है। एक तो नामात्र की, दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। नामात्र में अपने यहाँ पर केंद्र में तो राष्ट्रपति होता है और राज्य में कौन होता है, राज्यपाल। तो हम राज्य पढ़ रहे हैं तो राज्य में कौन आ जाएगा, राज्यपाल। ठीक है। ऐसे ही केंद्र में वास्तविक कार्यपालिका में कौन आएगा, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, और राज्य में कौन आ जाएगा, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद में चलती किसकी है, मुख्यमंत्री की। तो यहाँ पर हम बात करें तो वास्तविक शक्ति तो हो जाएगी किसमें, मुख्यमंत्री में, और नामात्र की शक्ति राज्य की किसमें होगी, राज्यपाल में। तो यहाँ पर अब पहला जो अपना बिंदु आता है वो कहता है कि सरकार का क्या है, वास्तविक अध्यक्ष। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, मुख्यमंत्री के बारे में, कि सरकार का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। अब देखो इसको एक डायग्राम के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे हम बात कर लें, ये अपनी विधानसभा है, जब विधानसभा का चुनाव होता है तो जो सदस्य चुनाव में खड़े होते हैं उनमें से जो व्यक्ति निर्वाचित हो जाते हैं वो विधानसभा में चले जाते हैं। इनमें से वे सदस्य जो किसी राजनीतिक पार्टी के होते हैं और विधानसभा में क्या प्राप्त कर लेते हैं, बहुमत। तो ऐसा राजनीतिक दल जो विधानसभा में क्या प्राप्त कर लेता है, बहुमत प्राप्त कर लेता है। उस दल का जो नेता होगा, उस नेता को तो राज्यपाल के माध्यम से किसकी शपथ दिलाई जाएगी, तो उसे मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाएगा, मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई जाएगी। तो सबसे पहले तो किसका चुनाव होता है, देखो सबसे पहले चुनाव होता है मुख्यमंत्री का। अब मुख्यमंत्री के आने के बाद में मुख्यमंत्री क्या कहेगा, राज्यपाल को सलाह देगा, राज्यपाल को कहेगा, और वो अपनी पार्टी के सदस्यों में से कुछ व्यक्तियों को चुनने के लिए, किसके रूप में चुनने के लिए, मंत्रियों के रूप में चुनने के लिए लिस्ट बना करके किसे देगा, राज्यपाल को देगा। अब अगर यहाँ पर विधानसभा में जो राजनीतिक दल बहुमत प्राप्त कर लेता है तो अपनी पार्टी के सदस्यों में से कुछ व्यक्तियों के नाम प्रस्तावित करेगा किसे, राज्यपाल को, और राज्यपाल उन व्यक्तियों को क्या बनाएगा, मंत्री बनाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर बहुमत प्राप्त नहीं होता है और विभिन्न कई दल मिलकर के अगर एक साझा सरकार का निर्माण करते हैं तो फिर जरूरी नहीं कि एक राजनीतिक दल में से उस साझा सरकार के जो राजनीतिक दल हैं, सपोर्टर जो दल हैं, उनमें से कुछ व्यक्तियों की लिस्ट बनाई जाती है और वो लिस्ट किसे भेजी जाती है, राज्यपाल को भेजी जाती है, और फिर राज्यपाल उस लिस्ट के माध्यम से किसे चुनेगा, मंत्रियों को चुनेगा। तो यहाँ पर तो बात हुई मंत्रियों, तो सबसे पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, उसके बाद में मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है। अब मंत्रियों की नियुक्ति हो गई। अब मंत्रियों को चुनने के बाद में मुख्यमंत्री क्या कहेंगे, राज्यपाल को कहेंगे कि इन्हें कोई ना कोई क्या देना है, विभाग देना है।
तो मंत्री काम करेगा और उसके लिए उन्हें क्या देने हैं, विभाग देने हैं। तो विभागों का बंटवारा मंत्रियों में किया जाएगा और ये बंटवारा किसके कहने पर, मुख्यमंत्री के कहने पर कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। ठीक है, विभाग दे दिए, विभाग देने का काम भी है और विभाग वापस लेने का काम भी है। तो विभागों में परिवर्तन करना, विभाग प्रदान करना, ये काम मुख्यमंत्री की सलाह से कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। मंत्रिपरिषद में मुख्य भूमिका किसकी होती है, मुख्यमंत्री की होती है। तो अगर कोई मंत्री से ढंग से काम नहीं करता है तो उस मंत्री से त्यागपत्र कौन मांग सकता है, मुख्यमंत्री मांग सकता है। या फिर मुख्यमंत्री के कहने पर राज्यपाल किसी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है, उसे हटा सकता है। तो इसी प्रकार से मंत्रिपरिषद का मुख्यमंत्री होता है और वो सभी प्रकार के निर्णय लेता है किससे संबंधित, मंत्रिपरिषद से संबंधित। और वो काम फिर कौन करता है, राज्यपाल करता है। तो राज्यपाल तो होता है राज्य का प्रमुख, राज्यपाल को किसका प्रमुख माना गया है, राज्य का प्रमुख। और मुख्यमंत्री जो है उसे किसका प्रमुख माना गया है, उसे सरकार का प्रमुख। तो पहला बिंदु हमने पढ़ा, सरकार का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। अब दूसरा बिंदु हम पढ़ेंगे। तो नंबर 2 की हम बात कर लें, मंत्रिपरिषद मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करना। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करना। अब देखो, हम बात कर रहे थे मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है, तो मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है मुख्यमंत्री। अब जो भी मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई जाएगी उसका निर्धारण किसके माध्यम से किया जाएगा, उसका निर्धारण मुख्यमंत्री के माध्यम से किया जाएगा। तो मंत्रिपरिषद की बैठक को बुलाना, उसे स्थगित करना, ये सभी प्रकार की शक्तियाँ किसमें होती हैं, ये सभी प्रकार की शक्तियाँ मुख्यमंत्री में होती हैं। जब भी मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई जाएगी उसकी अध्यक्षता करने का काम भी मुख्यमंत्री का होगा। साथ में ही सभी मंत्रियों को मुख्यमंत्री क्या कहेगा कि आप सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर क्या करें, कार्य करें। तो सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करने के लिए मंत्रियों से कौन कहेगा, मुख्यमंत्री कहेगा। तो ये हुआ मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करना, किसका काम है, ये मुख्यमंत्री का कार्य है। तीसरे बिंदु को अगर हम देखें तो यहाँ पर राज्यपाल के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य आएंगे। राज्यपाल के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य, कि कौन कौन से कर्तव्य हैं मुख्यमंत्री के राज्यपाल के संबंध में। तो इसमें आएगा अनुच्छेद 167, अनुच्छेद कौन सा आएगा, 167। अनुच्छेद 167 के 3 हिस्से हैं, इसको हम एक एक पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 167 का 1 नंबर। अनुच्छेद 167 एक ये कहता है
कि राज्य से संबंधित, तो राज्य से जो भी संबंधित सूचनाएं होंगी, तो राज्य से संबंधित सूचनाएं मुख्यमंत्री राज्यपाल को देगा। तो राज्य से संबंधित सूचनाएं मुख्यमंत्री किसे देगा? राज्यपाल को देगा। अब देखो अनुच्छेद 167 ये कह रहा है कि यहाँ पर राज्यपाल सूचनाएं नहीं मांग रहे हैं, किससे? मुख्यमंत्री से। यहाँ पर मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वो राज्य में जो भी प्रशासनिक घटनाएं घटित हो रही हैं उनकी जांच, जो सूचना है वो सूचना किसको देगा? राज्यपाल को देगा। ये तो हो गया अनुच्छेद 167 का एक। अब अगर हम दूसरे की बात करें तो अनुच्छेद 167 और उसका 2 नंबर। अनुच्छेद 167 2 में क्या होगा कि अगर राज्यपाल मुख्यमंत्री राज्यपाल को सूचना नहीं देता है, तब इसमें राज्यपाल के माध्यम से भी मुख्यमंत्री से क्या मांगी जा सकती हैं? सूचनाएं मांगी जा सकती हैं। तो राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री से सूचना मांगना। तो बात कर रहे थे अनुच्छेद 167 के 2 की, कि अगर राज्यपाल को सूचना मुख्यमंत्री के माध्यम से नहीं दी जा रही है तो स्वयं राज्यपाल मुख्यमंत्री से प्रशासन से संबंधित क्या मांग सकते हैं? सूचना मांग सकते हैं। तो राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री से सूचना मांगना। अब अनुच्छेद 167 के 3 की हम बात कर लें। तो अनुच्छेद 167 और उसका जो तीसरा हिस्सा है, तीसरा खंड है, वो ये कहता है कि अगर ऐसा कोई भी विषय जिस पर किसी मंत्री ने निर्णय लिया है, कि कोई भी मंत्री है जिसने अगर किसी विषय पर क्या ले लिया है? निर्णय ले लिया है, तो उसके निर्णय को राज्यपाल के कहने पर राज्यपाल के कहने पर संपूर्ण मंत्रिपरिषद के सामने मुख्यमंत्री रखेगा। तो यहाँ पर ये बात हो रही है कि ऐसा कोई भी विषय जिस पर किसी एक मंत्री ने निर्णय लिया है और उसके बारे में अन्य मंत्रियों को पता ही नहीं है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पता ही नहीं है, तो राज्यपाल के कहने पर, कहेगा कौन? राज्यपाल। तो राज्यपाल के कहने पर मुख्यमंत्री उस मंत्री के द्वारा लिए गए निर्णय को संपूर्ण मंत्रिपरिषद के सामने रखा जाएगा। तो यह अनुच्छेद 167 का 3। फिर अगले पॉइंट को हम लें तो अपना अगला पॉइंट आ जाएगा
नंबर 4 विधानमंडल। विधानमंडल के कार्य संचालन विधानमंडल के कार्य संचालन में नेतृत्व प्रदान करना। नेतृत्व प्रदान करना। तो ये जो पॉइंट है ये कहना चाहता है कि हमें पता है, देखो विधानमंडल में दोनों सदन भी आते हैं, एक सदन भी आता है। जहाँ पर विधान परिषद होगी वहाँ पर तो विधानमंडल के कितने सदन हो जाएंगे? 2 सदन हो जाएंगे। एक विधानसभा होगा, दूसरा विधान परिषद होगा। तो दोनों को संयुक्त रूप से विधानमंडल बोलते हैं। अगर मान लो विधान परिषद नहीं है, एक ही सदन है, विधानसभा ही है, तो भी वहाँ पर विधानमंडल शब्द ही प्रयोग में आता है। तो ये जो विधानमंडल है, इसके कार्य संचालन में, इसकी जो गतिविधियां होती हैं, इसमें जो काम होता है, उसमें नेतृत्व प्रदान करने का काम किसका होता है? मुख्यमंत्री का होता है। अब देखो विधानमंडल का मुख्य काम है क्या बनाना? कानून। जिस प्रकार से केंद्र में संसद कानून बनाती है, वैसे ही राज्य में विधानमंडल क्या बनाता है? कानून। और कानून बनने से पूर्व की प्रक्रिया विधेयक कि कानून बनने से पहले की जो स्थिति होती है वो होती है विधेयक की। अब विधेयक को विधानमंडल के सामने रखना। अब विधेयक को प्रस्तुत करने के आधार पर विधेयक कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। तो विधेयक को प्रस्तुत करने के आधार पर विधेयक कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक तो सरकारी विधेयक होता है, एक तो कौन सा विधेयक होता है? सरकारी विधेयक। और दूसरा गैर सरकारी विधेयक। अब सरकारी विधेयक के बारे में हमने पहले पढ़ा था, जब हमने संसद वाला टॉपिक पढ़ा था। तो सरकारी विधेयक उसको कहते हैं जब कोई मंत्री किसी विधेयक को सदन में प्रस्तुत करता है तो विधेयक कैसा हो जाता है? सरकारी विधेयक। और जब मंत्री सदन में प्रस्तुत न करके अगर उसका कोई सदस्य प्रस्तुत करता है किसी विधेयक को, जिसे हम बोलते हैं विधायक, अगर किसी विधेयक को प्रस्तुत करेगा तो उस विधेयक को हम क्या बोलेंगे? गैर सरकारी विधेयक। अब जितने भी सरकारी विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं ना, उन सभी सरकारी विधेयक को तैयार करने के लिए, ठीक है, कौन कहता है? मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री के निर्देशन में ही सभी सरकारी विधेयक, ठीक है, तैयार किए जाते हैं। तो सरकारी विधेयकों को तैयार करवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? मुख्यमंत्री की होती है। इसके साथ साथ में सदन के समय कि सदन का जो समय होता है उसका विभाजन करना। तो एक तो सरकारी विधेयक, देखो जब भी विधानमंडल की बैठक होगी, तो जिस दिन विधानमंडल की बैठक होगी उस दिन की हम बात करें, उसमें कौन कौन से काम करने हैं। तो सदन का जो इस पूरा सिस्टम है कि सबसे पहले कौन सा विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा, उसके बाद में किस विधेयक को हम लेकर के आएंगे, ठीक है। तो ये जो सभी काम है ये किसके माध्यम से किया जाता है? मुख्यमंत्री के माध्यम से इसकी योजना बनाई जाती है, इसकी कार्य विभाजन किया जाता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि सदन के समय का विभाजन करना, कि पहले कौन सा विधेयक लाना है, उसके बाद में कौन सा लाना है, उसके बाद में कौन सा लाना है। ये सभी काम किसके माध्यम से किए जाते हैं? मुख्यमंत्री के माध्यम से किए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा कि विधानमंडल के कार्य संचालन में
नेतृत्व प्रदान कौन करता है? मुख्यमंत्री नेतृत्व प्रदान करता है। फिर अगले बिंदु की हम बात कर लें तो नंबर 5 में हम पढ़ते हैं प्रशासन में सामंजस्य बनाए रखना। प्रशासन में क्या बनाए रखना? सामंजस्य या सहयोग बनाए रखना। ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी किसकी होती है? मुख्यमंत्री की होती है। होता क्या है, देखो मंत्रियों की हम बात कर लें। मंत्रियों को मुख्यमंत्री के माध्यम से क्या दिए जाते हैं? विभाग दिए जाते हैं। और कई बार मंत्री जो हैं उन मंत्रियों में आपस में क्या उत्पन्न हो जाता है? गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। उनमें सामंजस्य नहीं रहता है, वो आपस में एक दूसरे से झगड़ने लग जाते हैं। तो मंत्रियों में गतिरोध उत्पन्न नहीं हो, उनमें सामंजस्य बनी रहे, उनमें एकता बनी रहे। तो इन गतिरोधों को दूर करने की जो जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है? वो मुख्यमंत्री की होती है, ताकि सभी आपस में मिलकर के एक इकाई के रूप में क्या कर सके? कार्य कर सके। तभी तो प्रशासन अच्छे ढंग से संचालित होगा। अगर मंत्री आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, उनमें गतिरोध उत्पन्न हो जाएगा तो शासन अच्छे ढंग से संचालित नहीं होगा। तो प्रशासन में सामंजस्य बनाए रखना जिम्मेदारी किसकी होती है? मुख्यमंत्री की होती है। जिस प्रकार से सेना को सेनापति हैंडल करता है, उनको टैकल करता है, उनको अपने साथ लेकर के चलता है, उसी प्रकार से सभी मंत्रियों को आपस में एक दूसरे से जोड़ करके रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? मुख्यमंत्री की होती है। तो ये बिंदु हमने पढ़ा, प्रशासन में सामंजस्य बनाए रखना। अगला बिंदु हम पढ़ते हैं तो नंबर 6 की हम बात करें, विधानमंडल में सरकार का मुख्य वक्ता या प्रवक्ता। तो यहाँ पर हम बात करें कि विधानमंडल में सरकार का मुख्य वक्ता या प्रवक्ता कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी नीतियां बनाई जाती हैं उनमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? महत्वपूर्ण भूमिका होती है मुख्यमंत्री की। और सभी प्रकार की जो सरकारी नीतियां होती हैं उन सरकारी नीतियों की घोषणा की जो जिम्मेदारी है वो भी बखूबी कौन निभाता है? मुख्यमंत्री निभाता है। तो सरकारी नीतियां लागू करने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होती है। तो इस प्रकार से विधानमंडल में सरकार का मुख्य वक्ता कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। वही बताता है कि सरकार इन नीतियों को, इन सरकारी नीतियों को क्या कर रही है? लागू कर रही है। तो इस प्रकार से पूरी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होती है। 6 नंबर को पढ़ने के बाद में अगला बिंदु हम लेते हैं कि महत्वपूर्ण पदाधिकारियों या अधिकारियों की नियुक्ति में राज्यपाल को सलाह देना। राज्यपाल को सलाह देना। अब इसमें हम बात करें, देखो हमने जब राज्यपाल की शक्तियां पढ़ी थी तब कार्यपालिका की शक्ति में इस बिंदु को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो उसी की वापस से बात कर लेते हैं कि जितने भी
जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं राज्य के, उन सभी की नियुक्ति करता तो कौन है? राज्यपाल। लेकिन क्या वो अपनी इच्छा से ऐसा करते हैं? तो ऐसा नहीं है। राज्यपाल को सलाह किसके माध्यम से दी जाएगी? मुख्यमंत्री के माध्यम से दी जाएगी। तो राज्यपाल जितने भी राज्य के बड़े बड़े जो पदाधिकारी हैं उनकी नियुक्ति करेंगे और सलाह कौन देगा? मुख्यमंत्री देगा। अब इन महत्वपूर्ण पदाधिकारियों में किस किस की नियुक्ति राज्यपाल के माध्यम से की जाएगी? उसमें सलाह देने का काम मुख्यमंत्री का होगा। तो देखो, सबसे पहले हम बात कर लें, कुछ की बात कर लेते हैं कि एक तो एडवोकेट जनरल, इसका मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं महाधिवक्ता। हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? महाधिवक्ता। कि राज्य का जो महाधिवक्ता होता है वो राज्य का सबसे बड़ा वकील होता है। राज्य सरकार के विरुद्ध अगर कोई केस दायर होता है तो उसमें पैरवी करने का काम राज्य सरकार की तरफ से कौन करता है? एडवोकेट जनरल। इस एडवोकेट जनरल की नियुक्ति तो राज्यपाल के माध्यम से की जाएगी, लेकिन सलाह कौन देंगे? मुख्यमंत्री। तो सलाह देने का काम किसका होगा? मुख्यमंत्री का होगा। इस प्रकार से एडवोकेट जनरल की नियुक्ति की जाएगी। इसके बाद में हम बात करें राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग। इस राज्य लोक सेवा आयोग के चाहे अध्यक्ष की बात कर लें या फिर सदस्यों की बात कर लें, इनकी नियुक्ति भी किसके माध्यम से की जाएगी? राज्यपाल के माध्यम से। सलाह कौन देंगे? सलाह देंगे मुख्यमंत्री। इसके साथ में राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी राज्यपाल के माध्यम से की जाएगी, लेकिन सलाह किसके माध्यम से दी जाएगी? मुख्यमंत्री के माध्यम से दी जाएगी। इस प्रकार से महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को चुनने में राज्यपाल को सलाह देना किसका कार्य है? मुख्यमंत्री का कार्य है। अगले बिंदु की हम बात कर लें, जिसमें हम बात कर लेते हैं राज्यपाल और मंत्रिपरिषद। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के मध्य तो राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के मध्य संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करना। इसका मतलब ये हुआ कि कड़ी के रूप में काम करते हैं कौन? मुख्यमंत्री। किस किस के मध्य में काम करते हैं? एक तरफ राज्यपाल, दूसरी तरफ मंत्रिपरिषद। देखो, अगर किसी मंत्री को किससे मिलना है? राज्यपाल से मिलना है, तो वो इसकी पूर्व सूचना किसको देंगे? मुख्यमंत्री को। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों के बीच में कड़ी का काम कौन करेंगे? मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री मंत्री को किससे मिलवाएंगे? राज्यपाल से। अगर अपोजिट स्थिति होती है, राज्यपाल को किसी मंत्री से मिलना है, तो इसकी सूचना राज्यपाल किसको देंगे? मुख्यमंत्री को देंगे। तो मुख्यमंत्री राज्यपाल को उस मंत्री से मिलवाएगा। तो इस प्रकार से हम देखें तो यहाँ पर मंत्री और राज्यपाल इन दोनों के मध्य में कड़ी का काम कौन करते हैं? मुख्यमंत्री करते हैं।
तो 8वां बिंदु हमने पढ़ा। अगले बिंदु को हम पढ़ें नंबर 9 की हम बात कर लें तो विधानसभा और विधान परिषद विधानसभा और विधान परिषद के मध्य तो विधानसभा और विधान परिषद के मध्य संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करना। विधानसभा और विधान परिषद दोनों को संयुक्त रूप से हम क्या बोल सकते हैं? विधानमंडल बोल सकते हैं। तो इस विधानमंडल या विधानसभा और विधान परिषद के मध्य संपर्क सूत्र, इन दोनों के मध्य में संपर्क सूत्र के रूप में काम कौन करते हैं? मुख्यमंत्री करते हैं। वो किस प्रकार से? तो हमने देखो जब राज्यपाल पढ़ा था तो एक अनुच्छेद पढ़ा था, अनुच्छेद 174। अनुच्छेद 174 ये कहता है कि राज्यपाल विधानमंडल का सत्र आहूत करेंगे, स्थगित करेंगे। तो राज्यपाल विधानमंडल का सत्र आहूत करना, उसे स्थगित करना और सत्रावसान करना। ये किसके अधिकार में आता है? राज्यपाल के अधिकार में आता है कि विधानमंडल की बैठक को बुलाना, सत्र को आहूत करना, स्थगित करना, उसे आगे खिसकाना या पोस्टपोन करना और सत्रावसान करना। ये काम किसका है? राज्यपाल का। लेकिन इसमें सलाह देने का काम किसका हो जाएगा? मुख्यमंत्री का होगा। तो मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल ऐसा कार्य करेंगे। वो विधानसभा और विधान परिषद की बैठक को बुलाएंगे, उसे स्थगित करने का काम, सत्रावसान करने का काम ये मुख्यमंत्री सलाह से होगा। आगे हम बात कर लें कि जब इनकी बैठक आयोजित होती है तो आपको पता है कानून निर्माण के लिए इनकी बैठक आयोजित की जाती है। अब क्या होता है कि जो भी विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं विधानमंडल में, उस विधेयक को लेकर के पहले चर्चा की जाती है। मुख्यमंत्री पहले ही चर्चा करते हैं अपने मंत्रियों से कि उस विधेयक के संबंध में होने वाला जो गतिरोध है उसको किस प्रकार से क्या किया जाए, दूर किया जाए। कि अगर विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया जाएगा तो विपक्षी पार्टी उसमें कमियां निकालेगी, विधेयक पास करना है तो उसमें उस गतिरोध को किस प्रकार से दूर करें। तो ये भी जिम्मेदारी किसकी होती है? मुख्यमंत्री की होती है। और अंतिम बिंदु हम पढ़ते हैं नंबर 10, विधानसभा में तो विधानसभा में बहुमत दल का नेता विधानसभा में बहुमत दल का नेता किसे माना गया है? मुख्यमंत्री को माना गया है। अब देखो उसे बहुमत तो प्राप्त होता ही है। अब वो विधानसभा में क्या करेगा? तो वो विधानसभा में
अपनी पार्टी में अनुशासन बना करके रखेगा। पार्टी में क्या रखेगा? अनुशासन। तभी तो अच्छे ढंग से क्या होगा? शासन संचालित होगा। तो विधानसभा में पार्टी में अनुशासन रहे, इसके लिए जिम्मेदारी है कि पार्टी में एक व्यक्ति को दलीय सचेतक बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? दलीय सचेतक। दलीय सचेतक का मुख्य कार्य क्या है कि विधानसभा में जो उसके सदस्य हैं उन सदस्यों को एक साथ लेकर के चलना, उनमें अनुशासन बनाए रखना। तो वो जैसा बोलते हैं वैसा ही सदस्यों को करना होता है, अन्यथा उनकी सदस्यता निलंबित हो सकती है, उन्हें हटाया जा सकता है। तो इस प्रकार विधानसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। तो आज हमने पढ़ा कि मुख्यमंत्री को कौन कौन सी शक्तियां और अधिकार और कार्य प्राप्त हैं, वो कौन कौन से काम करते हैं।